हम लोग बात करें मगध साम्राज्य की बात कर रहे हैं। मगध साम्राज्य संसाधनों से समृद्ध, गंगा के मैदानी भागों में स्थित था। यहाँ प्रचुर मात्रा में भूमि, इमारती लकड़ियां, हाथी जैसे महत्वपूर्ण पशु थे एवं मगध में काफी बड़ी मात्रा में लौह धातु था। इस लौह धातु का उपयोग, लोहा उस समय का रणनीतिक धातु था। मध्यकालीन भारत का रणनीतिक धातु, मध्यकालीन भारत का रणनीतिक धातु क्या था? तो मध्यकालीन भारत का रणनीतिक धातु लोहा था। रणनीतिक धातु लोहा था। जैसे अभी टाइटेनियम वर्तमान का रणनीतिक धातु टाइटेनियम को माना जाता है। वर्तमान का रणनीतिक धातु टाइटेनियम है। रणनीतिक धातु या स्ट्रैटेजिक मटेरियल क्या होता है? वह मटेरियल, वह धातु जो जिनकी उपलब्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनकी उपलब्धता, वह धातु जो किसी भी शासक को, किसी भी देश की मजबूती का आधार है। तो उस समय लोहा था। क्यों था लोहा? तो महाजनपद काल से पहले ताम्र युग आया था, जिसमें तांबे के वस्तुएं व हथियार बनते थे। फिर कांस्य युग आया, कांसे के हथियार बने। तो तांबा और कांसा भारी था, ये लोहे से कम मजबूत था। लेकिन जब लोहा आया तो लौह धातु तांबे से, कांसे से हल्के बने। ये हल्के थे, मजबूत थे। इनके तलवार और इनके जो धार, इनके हथियार, उन पर धार बनाना आसान था, काफी अच्छे बने। करा की धार, तेज धार वाले लोहे के शस्त्र बने, जिसके कारण सेना की युद्ध क्षमता बढ़ी। लोहे के जो हथियार थे, लोहे के जो औजार बने, वो हल्के हुए और तेज धार वाले हो गए। हल्के और तेज धार वाले हथियार से सैनिकों की क्षमता बढ़ी, युद्ध का क्षमता बढ़ा। लोहे के हल विकसित हुए, लोहे के मजबूत हल हुए, जिनसे कठोर मिट्टी की भी खुदाई आसान हो गई और इस क्षेत्र में कृषि का भी विस्तार हुआ। तो लोहे, जब चूंकि मगध इसका केंद्र था, मगध में प्रचुर मात्रा में लोहा मिला, जिसके कारण मगध सबसे शक्तिशाली बना। अब इसमें एक चित्र है उत्तर भारत के नगर कुशीनारा, जिसे आज कुशीनगर कहते हैं, उत्तर प्रदेश में। घेराबंदी करते हुए, युद्ध करते हुए पैदल, घुड़सवार, हाथियों पर सैनिक। देखिए तलवारबाजी कर रहे हैं, हाथी पर सवार हैं। फिर देखिए यहाँ घोड़े पर सवार है, हाथी घोड़े रथ पर सवार हैं। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? घेराबंदी कर रहे हैं। इसका उद्देश्य बुद्ध के अवशेषों को पुनः प्राप्त करना था। पट्टिकाएं बाएं भाग में एक हाथी पर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा था। उपयुक्त इसमें सूक्ष्म अवलोकन करें तो करें कितने प्रकार के शस्त्रों की पहचान करेंगे? अलग अलग देखिए, धनुष बाण है, भाला है ना। फिर इसमें आपको तलवार भी दिखेगा, तलवार भी है। तो कई तरह के हथियार हैं। चलिए, अधिशेष अन्न उत्पादन ने अधिक लोगों को कला और शिल्प की ओर। अब हुआ ये कि जब लोहा आया सामने, मजबूत आया, तो लोहा से उत्पादन भी बढ़ता चला गया। क्योंकि पहले ऐसे बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जो अनुपजाऊ थे, जहां उत्पादन नहीं हो पा रहा था। अब जब लोहे का विकास हुआ तो लोहे के हल, लोहे के कृषि उपकरणों के कारण कृषि सुगम हो गया, कृषि उत्पादन क्षेत्र बढ़ा, जिसके कारण कृषि अधिशेष हुआ। जब कृषि अधिशेष हुआ तो अब लोग कम लगने लगे, अब लोग खाली बैठने लगे। तो खाली बैठे लोग क्या किए? कला और शिल्प की ओर उन्मुख हुए। अब ये
कला और शिल्प कला और शिल्प की ओर लोग उन्मुख हुए, जिनकी मांग साम्राज्य के भीतर भी थी, साम्राज्य के बाहर भी थी। यानी जब उत्पादक, जो राज्य उत्पादक था, मगध की बात हो रही है, उत्पादक राज्य से अब व्यापारिक राज्य की ओर उन्मुख हुआ, अधिक अन्न उपजने लगा, अन्न का भी सरप्लस था, जो अनाज था उसका भी सरप्लस रहा, अनाज का भी सरप्लस रहा, अन्न अधिशेष रहा, उसको भी व्यापार करने लगे। इसके साथ साथ लोहा प्रचुर मात्रा में था, तो लोहे से अन्य पदार्थ बनाने लगे। लोगों के पास खाली समय हुआ, विभिन्न प्रकार की शिल्प कलाएं विकसित हुई, हस्तकला जैसी विकसित हुई, वस्त्र बुनने की कला विकसित हुई, जिसके कारण भारत और समृद्ध हुआ, भारत का व्यापार और अधिक फला फूला। गंगा तथा सोन नदियों से व्यापार को भौगोलिक लाभ मिलता था, क्योंकि इनका उपयोग यातायात के लिए किया जाता था। यानी कहने का मतलब ये कि महाजनपद काल में व्यापार मुख्य दो नदियों से होता था, गंगा और सोन। मुख्यतः गंगा और सोन नदी से होता था। मगध का गंगा और सोन नदी से होता था, मगध का व्यापार सोन नदी से होता था, हाँ ना। महाजनपद काल में मगध में व्यापार गंगा और सोन नदियों से होता था। फलते फूलते व्यापार से राज्य की आय में वृद्धि हुई, मगध का उत्थान हुआ। 5वीं शताब्दी सामान्य संवत पूर्व में लगभग महापद्मनंद मगध में प्रमुखता से उभरे और नंद वंश की स्थापना की। किसने? 5वीं शताब्दी सामान्य संवत पूर्व, 5वीं शताब्दी सामान्य संवत पूर्व, संवत पूर्व में महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की। छोटे छोटे राज्यों को सफलतापूर्वक संगठित किया, अनेक साम्राज्य का विस्तार उत्तरी और पूर्वी भारत में किया। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था समृद्ध हुई, आर्थिक शक्ति के प्रदर्शन हेतु सिक्कों का प्रचलन किया, और महापद्मनंद ने सिक्कों का प्रचलन आरंभ किया। सिक्कों का प्रचलन महापद्मनंद ने आरंभ किया। मगध में किया। ग्रीक विवरणों से ज्ञात होता है कि नंद वंश के पास विशाल सेना थी। नंद वंश के विभिन्न लेखों से ऐसा प्रतीत होता है इस वंश का अंतिम शासक धनानंद धनवान होने के बावजूद अलोकप्रिय हो गया। धनानंद नंद वंश का कोढ़ बना। धनानंद जो था, धनानंद को धन का लोभ अत्यधिक हुआ। धनानंद को धन का लोभ अत्यधिक हुआ और अधिक धन प्राप्त करने के लिए धनानंद अपने ही लोगों पर अत्याचार करता है, छोटे छोटे वस्तुओं पर भारी कर लगाता है। धनानंद बहुत समृद्ध था, उनके पूर्वजों ने बहुत सा धन दिया था, लेकिन नाम धनानंद, उसको धन में ही आनंद आता था। नाम था धनानंद, धन में ही जिसको आता हो आनंद, वो था धनानंद। तो अधिक धन प्राप्त करने के लिए अपनी प्रजा का उत्पीड़न और शोषण करने लगा, जिसके कारण वह अलोकप्रिय हो गया और फिर यही नंद वंश के विशाल साम्राज्य का पतन का कारण बना और इसकी नंद वंश के शव पर मौर्य वंश का उदय हुआ। प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि के समय, पाणिनि भी 5वीं शताब्दी सामान्य संवत पूर्व में था, जब नंदों के राजा नंद वंशकालीन विद्वानों में एक थे। नंद वंशकालीन विद्वान कौन?
कौन? पाणिनि। पाणिनि, इन्होंने संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की। पाणिनि अष्टाध्यायी की रचना की, अष्टाध्यायी की रचना की। इन्होंने 3996 सूत्रों के माध्यम से संस्कृत के व्याकरण के नियमों को संकलित किया। 3396 संस्कृत व्याकरण के सूत्र लिखे। संस्कृत व्याकरण के सूत्र के माध्यम से व्याकरण की पुस्तक की रचना की। यवनो, अब आता है इसके बाद आगे यवनो। जब भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी भाग स्थित मगध में विविध घटनाएं घटित हो रही थी, जैसे धनानंद को हराया था कौन? चंद्रगुप्त। उस समय उत्तर पश्चिम क्षेत्र में क्या हो रहा था? प्राचीन मार्ग के निकट स्थित था, भूमध्य सागरीय क्षेत्र को भारत से जोड़ता था। अनेक छोटे छोटे राज्य थे। ग्रीक विद्वानों के अनुसार उन राज्यों में पुरु पौरव वंश प्रमुख था, जिसके शासक राजा थे, राजा पुरु थे। भूमध्य सागरीय क्षेत्र यानी भारत के पश्चिमी मार्ग, पश्चिमी भारत के प्रमुख शासक कौन थे? राजा पुरु पोरस। अब ये है अलेक्जेंडर का साम्राज्य। अब युद्ध कहां कहां किया था देखिए, ग्रानिक्स, यहां से आइसुम, सूसा, है ना, मैमफिल से होता हुआ पारसी पोलिस भारत तक पहुंचा था। यह सिंधु नदी के आस, देखिए सिंधु नदी के तट पर पंजाब प्रांत यहीं तक पहुंचा था, और यहीं पर उसका तकदीर फूटा था। यहीं तकदीर फूटा था उसका, यहीं पर उसका तकदीर फूटा था। मैसिडोनिया के एक युवा और शक्तिशाली ग्रीक शासक अलेक्जेंडर ग्रीस पर हुए पूर्व में फारसी आक्रमणों का बदला लेना चाहता था। अलेक्जेंडर ग्रीक के मैसिडोनिया का युवक था, जो ग्रीस पर हुए फारसी हमलों का बदला लेने के लिए फारसी साम्राज्य के विरुद्ध अभियान चलाया था। अलेक्जेंडर ने फारसी साम्राज्य पर विजय प्राप्त की, जिसके फलस्वरूप ग्रीक संस्कृति का प्रभाव व्यापक रूप से फैला और 3 महाद्वीपों तक विकसित हो गया, जो विश्व के सबसे बड़े साम्राज्यों में एक था। अलेक्जेंडर का था ग्रीक, अलेक्जेंडर ग्रीस का था ना, तो फारसी तीन महत्वपूर्ण महाद्वीपों तक इसका साम्राज्य हुआ। एशिया, यूरेशिया, है ना, यहां तक आया। इसमें फारसी और ग्रीक साम्राज्यों के प्रांतों के शासक क्षत्रप थे, जिसमें सम्राट के सुदूर प्रदेशों का प्रबंधन के लिए छोड़ दिया था। क्षत्रप कौन थे? ग्रीक साम्राज्य का प्रांतीय शासक। क्षत्रप कौन थे? ग्रीक साम्राज्य के प्रांतीय शासक। ग्रीक साम्राज्य के प्रांतीय शासक, प्रांतीय शासक क्षत्रप कहलाए। ग्रीक साम्राज्य के प्रांतीय शासक क्षत्रप कहलाए, जो अलेक्जेंडर के आगे के पीछे में शासन करते थे। मात्र अधिकारी होने के बावजूद इन क्षत्रपों के पास महत्वपूर्ण शक्ति और स्वतंत्रता थी। युद्ध के बाद अब एक चीज और कहा जाता है कि अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ। तो कहानी है कि सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध होता है, जिसमें सिकंदर जीत जाता है, पोरस की पराजय होती है। तो पोरस, महाराजा पुरु को सिकंदर के दरबार में लाया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि भाई मैं आपके साथ कैसा व्यवहार करूं? तो पोरस कहते हैं कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करते हैं, दूसरे राजा के साथ करते हैं। और ऐसा कर कहा जाता है कि राजा पुरु को सिकंदर ने छोड़ दिया। उस समय तक सिकंदर भी काफी कमजोर हो चुका था। फारस वापस आकर, और वहां से वह वापस लौट आया। फारस वापस आकर अलेक्जेंडर को विद्रोह, राजनीतिक उथल पुथल का सामना करना पड़ा। बेबीलोन में बीमार पड़ा और मात्र 32 वर्ष की आयु में उसका निधन हो गया। सिकंदर का निधन 32 वर्ष की आयु में हुआ था। उसका विशाल साम्राज्य सेनापतियों और क्षत्रपों के बीच विभाजित हो गया।
अलेक्जेंडर दुनिया के अंतिम छोर तक पहुंचना चाहता था, पूरी दुनिया पर शासन करना चाहता था। पूर्व की बढ़ते हुए भारत में अपने अभियान को प्रारंभ किया, किंतु पंजाब में राजा पोरस को पराजित किया स्थानीय जनजातियों। और अब उसने जब पराजित तो कर दिया था, लेकिन एक और कारण था कि जो स्थानीय जनजाति थे वे हार नहीं माने और अपने शासक राजा पोरस की हार का बदला लेने के लिए संगठित हुए। महिलाओं, पुरुषों, जनजातियों ने कंधे से कंधे मिलकर युद्ध किया और इस युद्ध में अलेक्जेंडर बहुत बुरी तरह से घायल हो गया और फिर उसके सैनिक अब युद्ध करना नहीं चाह रहे थे, युद्ध करने की अनिच्छा जाहिर किए। मजबूरी में अलेक्जेंडर को वापस लौटना पड़ा। उसकी सेना का एक भाग फारस की ओर पीछे हटा, लेकिन एक भाग दक्षिण तटीय मार्ग और ईरान के सघन रेगिस्तानों में फंस गया। जो उसकी पूरी की पूरी सेना यानी आधी सेना यही नष्ट हो गई, भूख, प्यास और बीमारी के कारण नष्ट हो गई। अब कहता है अलेक्जेंडर का जिम्नोसोफिस्टों के साथ संवाद। अलेक्जेंडर ने भारतीय ऋषियों के एक समूह से सुना जिसे ग्रीक लोग जिम्नोसोफिस्ट कहते हैं। जिम्नोसोफिस्ट भारतीय ऋषि या नग्न दार्शनिक, क्योंकि वो बहुत कम कपड़े पहनते थे। भारत के ऋषि महर्षि बहुत कम कपड़े पहनते थे, इसीलिए भारतीय ऋषियों को वो जिम्नोसोफिस्ट कहते थे। अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। अलेक्जेंडर ने पहेलियों के रूप में कठिन प्रश्नों से उनको चुनौती दिया और चेतावनी दी कि अगर गलत उत्तर मिलेगा तो मृत्युदंड मिलेगा। लेकिन ऐसे बुद्धिमान लोग थे हम भारतीय कि अलेक्जेंडर का एक भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं दे पाए। दार्शनिकों के उत्तर से प्रभावित हुआ और सभी दार्शनिकों को मुक्त कर दिया। अनेक संस्करण प्रचलित है। इतिहास की सबसे रोचक दार्शनिक घटना में से एक बनाता है। एक विवरण के अनुसार अलेक्जेंडर ने पूछा, जीवन और मृत्यु में कौन अधिक शक्तिशाली है? तो एक ऋषि ने कहा, जीवन अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि जीवन सबसे लंबा होता है। ये एक इसमें ग्रीक सिक्का जिसमें बताया गया है अलेक्जेंडर को पोरस पर हमला करते हुए दिखाता है। हाँ, फिर कहा कि कोई व्यक्ति सबसे अधिक प्रिय कैसे हो सकता है? उसने कहा सबसे शक्तिशाली है और फिर भी भय उत्पन्न नहीं करता, वह सबसे प्रिय। यानी सबसे शक्तिशाली होते हुए भी भय नहीं उत्पन्न कर रहा। चलिए अब बात करते हैं आगे शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य की। उत्तर पश्चिम की संक्षिप्त यात्रा के बाद अब मगध की ओर लौटे। नंद साम्राज्य का अंत देखा। अलेक्जेंडर अपनी सेना के साथ भारत से लौट गया। कुछ वर्षों के बाद 321 सामान्य संवत पूर्व एक नए वंश और साम्राज्य का उदय हुआ, वह था मौर्य वंश। मौर्य वंश का उदय कब हुआ? तो मौर्य वंश का उदय 321 सामान्य संवत वर्ष पूर्व में हुआ था। सामान्य संवत वर्ष पूर्व में हुआ था, यानी कहने का मतलब आज से 2446 वर्ष पहले नंद वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने की। इसने शीघ्र ही नंद साम्राज्य के क्षेत्रों को अपने अधीन मिला लिया और मगध साम्राज्य का निरंतर विस्तार किया। कई विवरणों के अनुसार चंद्रगुप्त ने कार्य कुशल योग मार्गदर्शक कौटिल्य या चाणक्य की सहायता से किया, जिन्होंने राजनीति, शासन और अर्थव्यवस्था के ज्ञान का उपयोग कर एक साम्राज्य स्थापित किया। अब कहता है कौटिल्य की कहानी। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, तक्षशिला के आचार्य थे। कौटिल्य कहाँ के आचार्य थे? तक्षशिला के आचार्य थे। शुरुआत अत्यंत अलोकप्रिय शासक धनानंद के दरबार से होती थी। कहा जाता है कि एक बार आचार्य कौटिल्य, आचार्य चाणक्य धनानंद के दरबार में गए। धनानंद के दरबार में गए। उन्होंने धनानंद को सलाह दिया अपने शासन के तौर तरीके बदल ले, क्योंकि काफी अलोकप्रिय था, भारी कर लगा रहा था। तो धनानंद को कौटिल्य, आचार्य चाणक्य ने सलाह दिया कि आप अपने शासन के तौर तरीके बदल लीजिए, नहीं तो आपके सत्ता का, आपके साम्राज्य का पतन हो जाएगा।
धनानंद क्रोधित हुआ और उन कौटिल्य का अपमान किया, उन्हें बाल पकड़कर राज्य से बाहर फेंकवा दिया। तभी आचार्य चाणक्य कौटिल्य ने संकल्प लिया कि ये शिखा मैं तब तक नहीं बांधूंगा जब तक कि धनानंद का नाश नहीं हो जाए। और तब कौटिल्य ने अपनी शिखा की शपथ धनानंद के अंत करने की शपथ ली। चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति और साहसिक कार्यों के विषय में कहानियां विख्यात है, लेकिन सामान्य परिचय है उसने नंद वंश का अंत किया और मगध पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज मौर्य के चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज का वर्णन है। ठीक है, मेगास्थनीज पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। मगध को अपनी भौगोलिक स्थिति, सुदृढ़ आर्थिक प्रणाली, समृद्ध व्यापार के कारण कई लाभ थे। इनके साथ सबके साथ कुशल रणनीतिकार कौटिल्य की सलाह से चंद्रगुप्त मौर्य को धीरे धीरे अपने साम्राज्य के विस्तार में सफलता मिली। यानी मगध जो क्षेत्र था भौगोलिक सुदृढ़ था, जैसे पता था प्रचुर मात्रा में लोहा था, पहाड़ियों से घिरा हुआ था, राजगीर को गिरी ब्रिज भी कहा जाता है। साथ ही एक तरफ गंगा नदी था, है ना, सोन नदी था, इस तरह से वो काफी सुरक्षित था। उनका साथ मिला कुशल रणनीतिकार कौटिल्य को और धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम में अलेक्जेंडर द्वारा नियुक्त ग्रीक क्षत्रपों को हराया और ऐसे साम्राज्य के रूप में एकीकृत किया जो उत्तर भारत के मैदानी भागों से लेकर दक्षिण के पठार तक फैला हो। ग्रीकों को पराजित करने के बाद उनके साथ राजनयिक संबंध बनाए रखे अपने दरबार में ग्रीक इतिहासकार राजनयिक मेगास्थनीज का स्वागत किया। ऐसा नहीं कि उनको हराने के बाद जब ग्रीकों को हराया तो उसे संबंध तोड़ लिए, उनसे संबंध राजनैतिक संबंध बनाए रखे। यही कारण है कि जब ग्रीक इतिहासकार, ग्रीक राजनयिक मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आए तो काफी स्वागत किया। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत की अपनी यात्राओं के बारे में लिखा और अपनी तरह का पहला लिखित विवरण था जो दुर्भाग्यवश पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है। बाद में कुछ ग्रीक विद्वानों ने इसका ग्रीक इंडिका के कुछ अंश का उल्लेख किया। तो चंद्रगुप्त के दरबार में कौन आया? मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी इंडिका। इसमें चंद्रगुप्त कालीन भारतीय व्यवस्था का वर्णन है। चंद्रगुप्त कालीन भारतीय व्यवस्था, भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था का वर्णन, सामाजिक आर्थिक सब व्यवस्था का वर्णन है। कौटिल्य के राज्य की संबंधित अवधारणा। कौटिल्य के पास एक स्पष्ट दृष्टिकोण था कि राज्य की स्थापना, प्रबंधन और सुदृढ़ीकरण कैसे किया जाना चाहिए। उन्होंने एक पुस्तक लिया अर्थशास्त्र में उन्होंने रक्षा, अर्थशास्त्र, प्रशासन और न्याय, नगर नियोजन, कृषि व्यवस्था, लोक कल्याण जैसी कई विषयों का वर्णन किया है। अब कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किन किन चीजों का वर्णन किया? तो रक्षा, अर्थशास्त्र, प्रशासन, न्याय जैसे विषय। कौटिल्य का सप्तांग का सिद्धांत था, यानी एक राज्य के 7 सिद्धांत थे। पहला, राज्य में एक राजा होना आवश्यक है। राज्य क्षेत्र था उनके निवास करने वाली जनसंख्या, यानी जनपद, पार्षदों, मंत्रियों, उच्च अधिकारियों का समूह, अमात्य, राजकोष, किले, बंद कस्बे और नगर, दुर्ग, रक्षा, कानून व्यवस्था की शक्तियां, दंड और सहयोगी मित्र, ये राज्य के 7 अंग बताए गए। राज्य के 7 अंग बताए गए थे। चंद्रगुप्त ने सप्तांग का सिद्धांत बताया और उन्होंने
नगर नियोजन, कृषि व्यवस्था जैसी, अर्थशास्त्र जैसी विषयों में का दिशा निर्देश का वर्णन किया। प्रमुख राजनीतिक अवधारणाओं में से एक सप्तांग का सिद्धांत है, जिसके अनुसार राज्य 7 अंगों से निरूपित होता है। सप्तांग को एक साथ मिलाकर एक व्यवस्थित, सुसंरचित, समान, समृद्ध राज्य की स्थापना करनी चाहिए, ताकि राज्य के समक्ष जैसी भी परिस्थितियां आ जाए, युद्ध शांति के लिए गठबंधन के माध्यम से बनाए रखा जा सके। उन्होंने समाज में कानून और व्यवस्था के महत्व पर बल दिया, जिसके लिए सशक्त प्रशासन की आवश्यकता थी। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अनेक कानूनों का विवरण किया। लोगों की भलाई के विरुद्ध किए गए कार्य के लिए दंड विधान भी निर्दिष्ट किए। कौटिल्य के शासन का मूल दर्शन भारतीय मूल्यों के अनुरूप है। कौटिल्य कहते हैं, एक राजा को अपनी प्रजा के कल्याण को प्रोत्साहन करने के लिए अपनी शक्ति में वृद्धि करनी चाहिए, क्योंकि शक्ति ग्राम क्षेत्र से आती है, समस्त आर्थिक गतिविधियों का स्रोत है। कौटिल्य ने ग्राम की प्रधानता दी। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में उन लोगों पर विशेष अनुग्रह करना चाहिए जो लाभ पहुंचाने वाले कार्य करते हैं। तटबंध या सड़क पुल बनाना, गांव के सौंदर्यीकरण करना, रक्षा करने में सहायक लोगों, इस तरह से। चलिए अब कर रहे हैं शांति चयन करने वाला राजा। इसको एक बार फिर से मैं अब कल सुबह की क्लास में, कल सुबह में क्लास लूंगा, इसको मैं खत्म करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।